ये इंडियंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि अक्टूबर से क्या अपडेट है, कि डिपोर्ट होने से आप कैसे बचोगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके पास ना हो, कुछ फॉल्ट निकाले ताकि वो आपको डिपोर्ट कर दे। क्यों? हे व्हाट्स अप गाइस, तो चैनल पे आपका फिर से स्वागत है थाईलैंड के इस ब्लॉग में। अगर आप थाईलैंड प्लान कर रहे हो तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा टाइम आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 अक्टूबर से जो नया रूल आया है उसके अनुसार काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है आप थाईलैंड जाने के लिए। आप यूँ मान के चलो जैसा कोविड से पहले का सीन था वैसा ही फिर से हो चुका है, ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो इस ब्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है, वीज़ा ऑन अराइवल जो है इंडियंस के लिए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आपको वीज़ा ऑन अराइवल्स लेना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों को डाउट है, डर है कि थाईलैंड डिपोर्ट करता है इंडियंस को। तो आपको अगर ऐसा है शक कोई, तो इसमें आपको बताएंगे कि क्यों करता है और आप इससे कैसे बच सकते हो। हालांकि इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बन चुकी है कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को काफ़ी सारा डाउट्स रह जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं एक एक चीज़ काफ़ी क्लियर करके आपको बताऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर से क्या अपडेट है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो तो ये है कि कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोविड वैक्सीन आप लिए हो नहीं लिए हो, थाईलैंड को अब फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत है। सो जस्ट लाइक बिफोर पेंडेमिक जैसा सीन हो चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि थाईलैंड जो 15 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल देता था, अब उसको कर दिया है वो 30 डेज। अब आप 1 महीना जो है थाईलैंड में रह सकते हो। और वीज़ा फ़ी जो है कोई चेंज नहीं हुआ है। जो वीज़ा फ़ी था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2200 बात और 2000 बात, ये 2 फ़ी है। दोनों फ़ी के बारे में आपको अलग अलग बताऊंगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है। तो मान के चलो सेम रेट में जो है आपको अब 30 डेज का वीज़ा मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अभी जो है फिलहाल अक्टूबर से वीज़ा ऑन अराइवल के लिए इंडियंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपका पासपोर्ट चाहिए जिसमें कि 6 महीने की वैलिडिटी जो है बची होनी चाहिए, और आपका कम से कम पीछे का 2 पेज खाली होना चाहिए, सीधा सा। ये तो सबके पास होता है। और नंबर 2 में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि आप थाईलैंड से वापस आओगे, और वो रिटर्न टिकट जो है आपका जितना दिन का वीज़ा पीरियड है, मतलब 30 डेज का, उसके अंदर की होनी चाहिए। या ऑनवर्ड्स टिकट होनी चाहिए, मतलब अगर आप थाईलैंड से वापस इंडिया नहीं आ रहे हो तो आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ की टिकट चाहिए। अब पूछेंगे क्या वहाँ का वीज़ा भी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप थाईलैंड से वियतनाम जाते हो या बाली जाते हो, तो उस केस में अगर पूछते हैं तो आपको बताना है कि मेरे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है तो। लेकिन कोई ऐसी कंट्री जाते हो, फॉर एग्जांपल सिंगापुर, जहां आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, तो उस केस में वो आपको सिंगापुर का वीज़ा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अब कितने दिन की होनी चाहिए? तो मैं तो 1 दिन का बुक किया था। वो आपके डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट कैसा है, आप कितना ट्रैवल किए हो। बेसिकली आपको ये दिखाना होता है कि आपको वहाँ रहने के लिए जगह है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम 3 दिन का आप जरूर होटल बुकिंग रखो, और अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हो तो 1 दिन का भी चलता है। उसके बाद आता है कि कितना फंड वो पूछते हैं। तो 10,000 बात पूछते हैं आपको वीज़ा फ़ी के अलावा। वीज़ा फ़ी जो है 2000 बात है, जो कि नॉर्मल वीज़ा फ़ी है, और एक्सप्रेस लेन का जो है 2200 वीज़ा फ़ी है। तो एक्सप्रेस लेन क्या है और नॉर्मल लेन क्या है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो आपको वीज़ा फ़ी के अलावा 10,000 फंड आपके पास होनी चाहिए। कुछ लोगों का डाउट्स है कि क्या मैं USD कैरी कर सकता हूँ। तो भाई आप USD कैरी कर सकते हो, लेकिन वीज़ा फ़ी जो आपको भरनी होगी वहाँ पर, वो आपको थाई बात में ही भरनी होगी। तो बेटर है आप इंडिया से ही है थाई बात एक्सचेंज करके थाई बात लेकर वहाँ जाओ, कम से कम 3000, और आप वहाँ वीज़ा फ़ी पे करो। तो अगर आप थाई बात लेकर जा ही रहे हो 3000, तो क्यों ना आप जो है और 10,000 बात जो होता है उसको भी एक्सचेंज करके ही जाओ। और वहाँ पर इमिग्रेशन से बाहर जो है आपको कोई ATM नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ से थाई बात निकालूंगा, न ही कोई आपको एक्सचेंज ऑफिस मिलेगा जहाँ आप चेंज कर सकते हो। तो बेटर है यहीं से लेकर जाओ। मेरे केस में क्या सीन हुआ था कि मैं पहुँचा था डॉन मोंग एयरपोर्ट, और इंडिया से जो फ्लाइट जाती है वो जाती है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। 2 एयरपोर्ट है, एक है डॉन मोंग और एक है स्वर्ण भूमि। तो इंडिया से जो ज़्यादातर फ्लाइट जाती है वो स्वर्ण भूमि जाती है, और वहाँ जो है कोई एक्सचेंज ऑफिस नहीं है कैश का, इमिग्रेशन डेस्क से पहले, तो आपको यहीं से कैश लेकर जाना होगा। लेकिन डॉन मोंग एयरपोर्ट पे जो है एक्सचेंज
है करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर एक्सचेंज कर लिया था, मैं थाई बात लेकर नहीं गया था। लेकिन इंडिया की ज़्यादातर फ्लाइट जो है वो स्वर्ण भूमि पे जाती है। मैं चूंकि बाली से आ रहा था तो मैं डॉनमोन पे गया था। खैर, इसके अलावा आपको चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म, जो कि वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद मिल जाएगा, आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है जिसमें आपको नेम, एड्रेस, कब से कब तक स्टे करना है, यही सब, और होटल का बुकिंग, आप वहाँ कहाँ रह रहे हो, ये सब डिटेल्स फिल करनी होती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप चाहे तो टाइम बचाने के लिए इंडिया से भी फॉर्म फिल करके यहाँ पर इंटरनेट से निकाल लो, फिल करो और उसको जो है लेकर जा सकते हो। और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़, फ़ोटो लेकर जाना चाहिए, पासपोर्ट साइज़, जिसका कि रेशियो 6:4 होना चाहिए, और आपका फेस जो है उसमें 70 to 80% विजिबल होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। तो इतना चीज़ लेने के बाद आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आप एलिजिबल हो। अब आता है क्वेश्चन कि क्या इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, रिकमेंडेड है। और अगर आप लेकर जा रहे हो ट्रैवल इंश्योरेंस तो बेटर कोविड प्रोटेक्शन वाला लेकर जाओ। तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं बोलूँगा भाई एक पेन लेकर जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको पेन देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भीड़ लगी होती है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म फिल करने के लिए, और आपको उसमें लेट हो जाएगी। मेरा सीन ये था, मैं पहुंचा था डॉनमोन एयरपोर्ट और वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, कोई नहीं था। मैं बस एकमात्र इंडियन था, क्योंकि मैं बाली से आ रहा था। तो मुझे तो एकदम गेस्ट की तरह स्वागत किया गया। 4-5 ऑफिसर खड़े थे, पूछ रहा यू वांट वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल, ब्ला ब्ला। मेरे पास तो अलग ही सीन था भाई, मतलब मेरे पास कैश भी नहीं था। मैं बोला आई डोंट हैव थाई बात कैश। ओ यू डोंट हैव थाई बात कैश, नो ओके यू कैन गो देयर एंड मेक एक्सचेंज। चूँकि मैं उस एयरपोर्ट पे तो मैं जाकर जो है एक्सचेंज कर लिया, मुझे पैसे मिल गए। और वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म फिल करने के लिए जो है मेरे पास पेन नहीं था, तो उसने खुद अपना पेन निकाल कर दिया। एक ऑफिसर ने मिलकर मुझे हेल्प किया वहाँ पर। जो ऐसा होता है, मतलब इंडियंस के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बुरा व्यवहार किया जाता है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे हो। तो मैं बाली से आ रहा था और मैं डॉनमोन एयरपोर्ट पे पहुंचा था जहाँ कोई भीड़ नहीं थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने भी पे किया था एक्सप्रेस एंट्री। तो चलिए अब एक्सप्रेस लेन की बात करते हैं और नॉर्मल लेन की बात करते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं आपको कि डिपोर्ट क्यों करते हैं, आखिर क्या रीज़न है। तो भाई सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि टूरिज्म थाईलैंड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। थाईलैंड की जो जीडीपी होती है, जीडीपी आप जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे जो उनका रेवेन्यू आता है उसमें 65% टूरिज्म से आता है। तो आप समझ सकते हो टूरिज्म जो है उनके लिए मनी मेकिंग मशीन है। तो वो चाहेंगे हर तरह से मेरा जो है जितना जितना पैसा आ सकता है टूरिज्म से निकालो। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात कि इंडियंस कितने ट्रैवल करते हैं। तो थाईलैंड में जितने भी फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है मलेशिया, क्योंकि मलेशिया और थाईलैंड के बीच जो है वीज़ा नहीं है, जैसे हमारा इंडिया नेपाल के बीच नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मलेशियन जाते हैं और उसके बाद इंडियंस आते हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी इंडियंस क्राउड होती है वहाँ पर जब पहुँचते हैं। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सीरियसली चेक किया जाए। तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का जब भीड़ वहाँ पर बढ़ता है, खास करके इंडिया का, तो उसमें बहुत सारे लोग इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ओवर स्टे कर जाते हैं, या कुछ लोग वहाँ से कोई और कंट्री निकलना चाहते हैं जहाँ से थाईलैंड से जाना आसान होता है। तो ये सारा रीज़न भी है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमें भी नहीं पता है, वो उस कंट्री को ही पता होगा और इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ही पता होगा। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि आखिर 2000 का जो लेन है और 2200 का लेन है, उसमें क्या डिफरेंस है। 2000 वाला लेन जो है 2000 बाद का वो नॉर्मल लेन है, जिसमें कि आपको सारी ट्रैवल की, मैंने जितनी डॉक्यूमेंट्स बताए, जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। और वो पूछते हैं, सीरियसली चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके पास ना हो, कुछ फॉल्ट निकाले, ताकि वो आपको डिपोर्ट कर दे। क्योंकि भाई 100 इंडियन अगर वहाँ पहुँचा है तो 100 में 100 इंडियन को तो एंट्री नहीं मिलेगी। उनको अपने रिकॉर्ड के लिए भी, प्लस ये अपना स्टेटस भी मेंटेन रखने के लिए कि थाईलैंड उतना भी इजी कंट्री नहीं कि आप भाई झोला उठाए चल दिए, वो भी अपना कुछ वैल्यू बनाना चाहते हैं। ये भी उनके पीछे एक रीजन होगा। तो 1-2 को तो डिपोर्ट मारेंगे ना कुछ रीजन निकाल के, और 100 में तो कुछ ऐसा 1-2 तो निकल ही जाएगा, इसलिए वो सब कुछ सीरियसली चेक करते हैं। और 2200 वाले में क्या, वो एक्सप्रेस एंट्री है। एक्सप्रेस एंट्री वो आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछते। हालांकि मैं एक्सप्रेस में गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग पूछी थी, जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। हाँ, मुझसे फंड नहीं पूछा था, लेकिन उसमें ज़्यादातर चांस ये होता है कि वो आपको ज़्यादा झेल नहीं करते और आपको अलाउ कर देते हैं जाने के लिए, क्योंकि एक तो उनका काम फास्ट होता है। एक्सप्रेस लेन मतलब बहुत सारी भीड़ होती है, तो जल्दी से आपको निकालना चाहते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट 200 बात वो आपसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो 200 बात एक्स्ट्रा कमा रहे हैं मतलब ये हुआ कि वो अपनी इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये स्कैम है, लेकिन मुझे ये कोई स्कैम नहीं लगता। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ताजमहल जाते हो देखने के लिए, या बालाजी टेम्पल जाते हो इंडिया में,
तो वहाँ पे तो 2-3 तरह का लेन होता है ना, कोई 100 रुपया वाला, कोई एक्सप्रेस लेन, वीआईपी लेन। तो क्या कोई वीआईपी में गया तो स्कैम हो गया? लेकिन नहीं, इसका क्या मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे हैं, आप थोड़ा जल्दी अपना काम कराना चाहते हो, ज़्यादा झेल नहीं चाहते हो, तो जो ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तो उन्होंने भी 2 फैसिलिटी दे दिया और दोनों तरीके से उनको रेवेन्यू आता है। तो ये उनका तरीका है। अब क्या है कि डिपोर्ट होने से आप कैसे बचोगे? आपके पास अगर सब कुछ भी है तो देखो भाई, सबसे पहली बात, जब आप इमिग्रेशन में जाते हो तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखनी है। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको जो है वहाँ पर लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इतनी सारे लोग पहुँचते हैं, इतने सारे इंडियंस पहुँचते हैं, तो लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि इमिग्रेशन ऑफिसर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैमरा लगे होते हैं, पुलिस होती है वहाँ पर। और जब आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आते हो तो आप नॉर्मल रहो, ओवर स्माइल भी नहीं करना है, या फिर जो है एकदम नर्वस नहीं होना है, एकदम इधर उधर देख रहे हैं कुछ नहीं, चुपचाप सीधा खड़ा हो, एकदम नॉर्मल आगे देखो। और सबसे नॉर्मल क्या होगा कि आपको नर्वस नहीं आना चाहिए। जैसे ही आप जाते हो हेलो सर या गुड मॉर्निंग सर बोल के अपना पासपोर्ट और अपना टिकट जो है आगे बढ़ाओ, वो खुद आपको आगे पूछेंगे और यही पूछेंगे व्हेन आर यू रिटर्निंग बैक और डू यू हैव रिटर्न टिकट। ज़्यादा झेल नहीं करेंगे। और अगर आप नर्वस दिखे या इधर उधर दिखे तो फिर वो आपसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी को डिपोर्ट करने का। और हो सकता है कभी कभी आपके पास सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। उसका कारण होता है कि भाई मेरा कंट्री है, मुझे तू सही नहीं लग रहा है, तुम्हारी शक्ल से मुझे तू चुतिया लग रहा है, मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत एक्सेप्शनल रीज़न है, बहुत एक्सेप्शनल, ऐसे सबके साथ नहीं होता है। थाईलैंड इजी कंट्री है इंडियंस को घूमने के लिए, आसानी से एंट्री मिलती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, और मैं कहूँगा सारे डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी लेकर जाओ, क्योंकि वो आपके लिए भी ईजी होता है। अब पूछा आपसे रिटर्न टिकट, देखो आप मोबाइल में से स्क्रॉल कर रहे हो, ऑफकोर्स किसी को भी इरिटेटिंग लगता है ना, क्योंकि उनके पास लाइन लगी होती है, सब लोगों का करना होता है, उनका सीरियस काम है, एक रिकॉर्ड वो आपका चेक करते हैं। तो बेटर होगा आप अपना हार्ड कॉपी लेकर जाओ, फाइल बना के जो भी पूछा तुरंत निकाल कर दे दो। तो गाइज उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आप थाईलैंड जाना चाहते हो और आइटनरी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, जैसे मैंने बाली के लिए बनाया था, तो आप कमेंट करो और उसमें लिखो भाई कि आइटनरी के लिए बनाने के लिए, या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिखो, मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए थाईलैंड का ट्रिप प्लान कीजिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।